मानव हृदय हर दिन इतनी ऊर्जा पैदा करता है जिससे एक छोटे ट्रक को कम से कम 30 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ये तो सच में कोई विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि एक पक्का जैविक तथ्य है। बिल्कुल। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि इतनी विशाल ऊर्जा पैदा करने वाली ये जो अद्भुत मशीन है, ये महज 300 ग्राम की होती है। हाँ, आकार में बहुत छोटी लेकिन काम में बहुत बड़ी। सही कहा। आज हम मानव परिसंचरण तंत्र और रक्त कार्य की यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड फिजियोलॉजी के इस पूरे जाल को डिकोड करने वाले हैं। जी। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि हम शरीर को सिर्फ अलग अलग अंगों के एक समूह के रूप में नहीं देखेंगे। एक सिस्टम की तरह। हाँ, हम इसे एक संपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए सिस्टम की तरह समझेंगे। तथ्यों को रट लेना है एक बात है, लेकिन जब ये समझ आ जाता है कि खून का दबाव क्यों बढ़ता है या हृदय के अंदर बिजली कैसे पैदा होती है, तो परीक्षाओं में आने वाले घुमावदार सवालों को हल करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल एक सहज खेल बन जाता है। तो इस मशीन के काम करने के तरीके पर जाने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। आज ये एक सामान्य ज्ञान की बात लगती है कि रक्त हमारे शरीर में लगातार एक बंद सर्किट में घूमता रहता है, लेकिन ये हमेशा से इतना स्पष्ट नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदियों तक चिकित्सा जगत में ये माना जाता था कि रक्त लिवर में यानी यकृत में बनता है और शरीर के अलग अलग अंगों द्वारा उसे बस सोख लिया जाता है। मतलब खर्च कर दिया जाता है। हाँ, खर्च कर दिया जाता है। किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि वही रक्त बार बार रिसाइकल होता है। अरे वाह! 17वीं सदी में विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार ये सिद्ध किया कि हृदय एक पंप की तरह काम करता है, जो रक्त को धमनियों और शिराओं के एक बंद नेटवर्क में लगातार धकेलता रहता है। हाँ, ये चिकित्सा विज्ञान के इतिहास का बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा बदलाव था। और हमारे नोट्स बनाने वालों ने इस ऐतिहासिक तथ्य को परीक्षा के दबाव में याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार तुकबंदी बनाई है। मैं पढ़ती हूँ। उनने लिखा है, हार्वे ने खोजा परिसंचरण, हृदय रुधिर वाहिनियों का किया वर्गीकरण। हाँ, सुनने में ये भले ही एक साधारण सी कविता लगे, लेकिन परीक्षा हॉल के तनाव में ये बहुत काम आती है। बिल्कुल। जब विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर और रॉबर्ट जर्विक जैसे नाम एक साथ विकल्पों में आते हैं, तो ये छोटी सी लाइन सीधा एक अंक सुरक्षित कर देती है। सही बात है। ऐसी ट्रिक्स बहुत प्रभावी होती हैं क्योंकि वे जानकारी को एक लय में बांध देती हैं। खैर, परिसंचरण की खोज के बाद अगर हम उस मुख्य पंप यानी हृदय की भौतिक संरचना की बात करें, बात हमेशा से उलझन में डालती है। क्या? अगर ये पंप लगातार धड़क रहा है हर मिनट 72 से 75 बार, तो ये शरीर के बाकी हिस्सों से रगड़ खाकर छिल क्यों नहीं जाता? इसके चारों ओर मौजूद हृदयावरण या पेरिकार्डियम नाम का आवरण आखिर काम कैसे करता है? बहुत अच्छा सवाल है। पेरिकार्डियम सिर्फ एक झिल्ली नहीं है, ये एक दोहरी परत वाली थैली होती है। इन दोनों परतों के बीच में एक विशेष तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। अच्छा, तो वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है? बिल्कुल, एक ल्यूब्रिकेंट या स्नेहक की तरह। जब हृदय फैलता और सिकुड़ता है तो ये द्रव घर्षण को लगभग शून्य कर देता है। इसके अलावा अगर छाती पर कोई भारी आघात लगता है तो ये द्रव उस झटके को सोख लेता है और हृदय की कोमल मांसपेशियों को फटने से बचाता है। मतलब इसको इस तरह से देखते हैं कि प्रकृति ने 300 ग्राम के इस बेहद नाजुक मोटर को एक शॉक प्रूफ लिक्विड बबल रैप में पैक करके छाती के पिंजरे में सुरक्षित कर दिया है। हाँ, बबल रैप वाली एनालॉजी इसके यांत्रिक काम को बहुत स्पष्ट कर देती है। और इस पूरी संरचना को एक साथ याद रखने के लिए नोट्स में एक और शानदार ट्रिक दी गई है। वो है 4 कक्ष 250 से 300 ग्राम भार, पेरिकार्डियम है इसका पहरेदार। ये एक वाक्य कक्षों की संख्या, वजन और सुरक्षा परत तीनों को एक झटके में कवर कर लेता है। एकदम सही। रुको, यहां मुझे एक और संदेह है। अगर हृदय पूरी तरह से मांसपेशियों का बना है तो ये खुद ब खुद धड़कता कैसे है? मेरा मतलब है, इसे शुरू होने का कमांड कहां से मिलता है? क्या दिमाग हर एक धड़कन को नियंत्रित करता है या इस मांस के टुकड़े में अचानक से बिजली पैदा हो जाती है? ये जीव विज्ञान के सबसे शानदार तंत्रों में से एक है। हृदय को धड़कने के लिए हर बार दिमाग के निर्देश की जरूरत नहीं होती। इसके पास अपना खुद का एक इनबिल्ट पावर स्टेशन होता है। सच में? उसे क्या कहते हैं? उसे SA नोड या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित कोशिकाओं का एक छोटा सा गुच्छा होता है।
यहाँ कोई तार या बाहरी बिजली नहीं होती, बल्कि ये रसायनों का खेल है। रसायनों का? कैसे? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे आयन इन कोशिकाओं की झिल्ली के आर पार जाते हैं, जिससे एक विद्युत विभव या कहें इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है। यही चार्ज एक चिंगारी की तरह काम करता है, जो पूरे हृदय की मांसपेशियों को सिकुड़ने का संकेत देता है। अरे वाह! यानी ये शरीर का अपना प्राकृतिक पेसमेकर है जो आयनों की हेराफेरी से खुद की बिजली पैदा कर रहा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और इसके लिए जो निमोनिक दिया गया है वो भी एकदम सटीक बैठता है। नोट्स में लिखा है, ऐसे नोड है प्राकृतिक मास्टर, धड़कन को रखता है तेज या फास्ट। तो जब भी प्राकृतिक पेसमेकर पर कोई बहुविकल्पीय प्रश्न आए तो बिना किसी झिझक के ऐसे नोड को खोजना है। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि जब ये ऐसे नोड रूपी पावर स्टेशन खराब हो जाता है तभी कृत्रिम पेसमेकर लगाने की नौबत आती है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर पूरा का पूरा हृदय ही काम करना बंद कर दे? यहीं से चिकित्सा विज्ञान की एक नई शाखा का जन्म हुआ, जब इंसानों ने प्रकृति के इस पंप का एक सिंथेटिक विकल्प बनाने का प्रयास किया। और यहाँ नाम आता है रॉबर्ट ज़र्विक का, जी, जिन्होंने ज़र्विक 7 नाम का कृत्रिम हृदय बनाया था, जिसे पहली बार 1982 में बार्न क्लार्क नाम के मरीज में प्रत्यारोपित किया गया था। इन नोट्स में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि आविष्कार और आविष्कारक के बीच भ्रम ना हो। तो इसके लिए क्या ट्रिक दी है? इसकी ट्रिक है ज़र्विक 7 है कृत्रिम पंप। रॉबर्ट ने किया इसका आविष्कार। बहुत बढ़िया। कृत्रिम हृदय के साथ साथ डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उन्होंने पहला सफल मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था ना। बिल्कुल। सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐतिहासिक मील के पत्थरों पर अक्सर ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न बनते हैं, जहां एक तरफ हार्वे, ज़र्विक और बर्नार्ड के नाम होते हैं और दूसरी तरफ उनकी खोजें। हाँ, ये बहुत आम है। खैर, अब पंप की बात तो हो गई, लेकिन कोई भी पंप बिना किसी तरल पदार्थ के पूरी तरह बेकार है। सही बात है। मोटर चालू है लेकिन पाइप में पानी नहीं है तो उसका क्या अर्थ है? बिल्कुल। इसलिए अब हमारी ये चर्चा उस तरल की ओर मुड़ती है जो इस पूरे परिसंचरण तंत्र का आधार है, यानी रक्त। रक्त की संरचना बहुत जटिल है। विज्ञान की भाषा में इसे एक क्षारीय संयोजी ऊतक या एल्कलाइन कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसे संयोजी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर के हर अंग को आपस में जोड़ता है, राइट? एकदम सही। और इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। ये 7.4 का आंकड़ा इतना स्थिर क्यों है? मेरा मतलब है, अगर ये थोड़ा कम होकर 7.0 या 7.1 हो जाए तो शरीर में ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शरीर में मौजूद हर एक प्रोटीन और एंजाइम की बनावट एक खास पीएच पर ही सही आकार में रहती है। अगर रक्त का पीएच 7.4 से थोड़ा भी खिसक कर अम्लीय यानी एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन का आकार बदलने लगता है और वो ऑक्सीजन को पकड़ने की अपनी क्षमता खो देता है। इसे एसिडोसिस कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान चाहे कितनी भी गहरी सांस ले ले, उसकी कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगी। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। मतलब इस 7.4 के आंकड़े का कड़ाई से पालन होना बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल क्रिटिकल है। नोट्स के हिसाब से एक औसत वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है और इस पूरे आयतन को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। जी। पहला है प्लाज्मा, जो कुल रक्त का 55% हिस्सा है। इस प्लाज्मा को अगर करीब से देखें तो इसमें 91 से 92% तो सिर्फ पानी ही होता है। बाकी हिस्से में प्रोटीन और लवण घुले होते हैं। और जो बचा हुआ 45% हिस्सा है वो रुधिर अणुओं यानी ब्लड कॉर्पसेल्स का होता है। इन सारे आंकड़ों को एक साथ समेटने के लिए एक बहुत ही सीधी सी ट्रिक नोट्स में मौजूद है। बिल्कुल, और वो ट्रिक है पीएच है 7.4, 5 से 6 लीटर रक्त का आकार, 55% प्लाज्मा का भंडार। हाँ, ये पंक्ति एक गणितीय सूत्र की तरह काम करती है, जिसे परीक्षा से ठीक पहले दोहरा लेना काफी है। तो अब उस 45% हिस्से की बात करते हैं। हाँ, ये केवल कुछ निर्जीव कण नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सक्रिय और आक्रामक प्रणाली है। इसमें सबसे पहले आती हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी। कशेरुकियों या वर्टिब्रेट्स में पाई जाने वाली इन कोशिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन इनमें एक और दिलचस्प बात है, इनका जीवन काल केवल 100 से 120 दिन का होता है। 120 दिन? तो 120 दिन बाद इनका क्या होता है? और तिल्ली मतलब स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? ये प्रक्रिया कैसे काम करती है?
इसके पीछे एक बेहतरीन यांत्रिक कारण है। जब आरबीसी नई होती हैं तो वे बहुत लचीली होती हैं और शरीर की सबसे पतली केशिकाओं यानी कैपिलरीज से भी मुड़कर निकल जाती हैं। ठीक है। लेकिन 100-120 दिन लगातार काम करने के बाद वे सख्त और भंगुर होने लगती हैं। स्प्लीन के अंदर की रक्त नलिकाएं एक बहुत ही बारीक छलनी की तरह होती हैं। जब ये सख्त हो चुकी पुरानी आरबीसीज इस छलनी से गुजरने की कोशिश करती हैं तो वे फंसकर टूट जाती हैं। ओहो। और फिर स्प्लीन के अंदर मौजूद मैक्रोफेज कोशिकाएं तुरंत इन टूटे हुए टुकड़ों को खा जाती हैं और उनके अंदर के आयरन को रिसाइकिल कर लेती हैं। मतलब स्प्लीन एक रिसाइकलिंग प्लांट की तरह काम कर रहा है। ये मैकेनिज्म जानने के बाद चीजें रटनी नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। और 120 दिन के इस चक्र को याद रखने के लिए निमोनिक है लाल कण का जीवन, 120 दिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की शक्ति। ये याद दिलाता है कि लाल कणों का मुख्य काम ऑक्सीजन की ढुलाई है। हाँ, और ढुलाई के बाद बारी आती है सुरक्षा की। शरीर की सुरक्षा प्रणाली का जिम्मा श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBCs के पास होता है। इन्हें शरीर के सैनिक कहा जाता है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम WBC की तुलना किसी सेना से कर देते हैं, लेकिन क्या ये सभी सैनिक एक ही तरह से लड़ते हैं? नोट्स बताते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो क्या उनका लड़ने का तरीका अलग है? बिल्कुल अलग है। प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत विविधता होती है। न्यूट्रोफिल्स ऐसे सैनिक हैं जो सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, कैसे? जब शरीर में कोई बैक्टीरिया घुसता है तो न्यूट्रोफिल्स उसके पास पहुंचते हैं और अपनी कोशिका झिल्ली को फैलाकर उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से निगल जाते हैं। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण कहा जाता है। ये तो बहुत सीधा हमला हुआ। हाँ, और इसके विपरीत बेसोफिल्स हैं जिनकी संख्या सबसे कम होती है। वे एलर्जी प्रतिक्रियाओं के दौरान हिस्टामाइन जैसे रसायन छोड़ते हैं। और एक बात और जो अक्सर डराती है वो ये है कि अगर इन सैनिकों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, जिसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। सही कहा, सेना का बागी हो जाना ही कैंसर है। और इसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। अक्सर कहा जाता है कि वे चोट लगने पर थक्का बनाते हैं, पर ये थक्का बनता कैसे है? क्या ये किसी प्लास्टर की तरह काम करते हैं? ये प्लास्टर से कहीं ज्यादा उन्नत प्रक्रिया है। जब कोई रक्त वाहिका कटती है तो प्लेटलेट्स वहां जमा होकर आपस में चिपकने लगते हैं। इसके बाद वे रसायनों की एक श्रृंखला छोड़ते हैं जो रक्त में मौजूद फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देती है। फाइब्रिन ये क्या करता है? ये फाइब्रिन धागों का एक बेहद मजबूत जाल बनाता है। इस जाल में आरबीसीज और अन्य कण फंस जाते हैं और एक ठोस डाट बन जाती है जिसे हम थक्का कहते हैं। अरे वाह, ये तो एक प्रकार का केमिकल नेट फेंकने जैसा हुआ। अगर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो प्लाज्मा वो नदी है जिस पर आपूर्ति चलती है। आरबीसीज ऑक्सीजन ढोने वाले ट्रक हैं। और WBC सीधा बैक्टीरिया को निगलने वाले कमांडो हैं। और प्लेटलेट्स फाइब्रिन का जाल फेंकने वाले इंजीनियर हैं। और इन सैनिकों और इंजीनियरों को याद रखने की ट्रिक है, सैनिक हैं WBC, थक्का बनाए प्लेटलेट्स। ये बहुत ही सटीक वर्गीकरण है। अब इस पूरे परिवहन प्रणाली की दक्षता को मापने के लिए शरीर के कुछ प्रमुख पैरामीटर्स होते हैं जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर और रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। सामान्य स्थिति में रक्त ग्लूकोज की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इस स्तर को काबू में रखने का काम पैंक्रियाज या अग्न्याशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन का होता है। जी, लेकिन ये इंसुलिन आखिर ग्लूकोज को कम कैसे करता है? क्या ये ग्लूकोज को नष्ट कर देता है? नहीं, इंसुलिन ग्लूकोज को नष्ट नहीं करता। इंसुलिन को एक जैविक चाबी की तरह समझना चाहिए। चाबी? हाँ, कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्लूकोज अपने आप कोशिका के अंदर नहीं जा सकता। इंसुलिन कोशिकाओं के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स रूपी ताले को खोलता है, जिससे रक्त में तैरता हुआ ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है। अच्छा, तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ताले बंद रहते हैं और सारा ग्लूकोज रक्त में ही जमा होता रहता है, जिसे हम मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। ये एक शानदार व्याख्या है। चाबी के बिना ऊर्जा शरीर में ही नहीं जा सकती। वहीं दूसरी ओर रक्तदाब या ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर 120-80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। ये दोनों संख्याएं क्या दर्शाती हैं? 120 वो दबाव है जब हृदय का निलय यानी वेंट्रिकल पूरी ताकत से सिकुड़कर रक्त को धमनियों में धकेलता है। इसे प्रकुंचन
या सिस्टोलिक दबाव कहते हैं। हम्म। और 80 वो दबाव है जब हृदय वापस रिलैक्स होता है और अलिंद में रक्त भरता है, जिसे प्रसारण या डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। और इसे मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। नाम भले ही थोड़ा लंबा है, लेकिन परीक्षा के लिए बहुत अहम है। और इन दोनों बड़े पैरामीटर्स को याद रखने के लिए जो तुकबंदी दी गई है वो बहुत कारगर है। वो है 100 ग्लूकोज इंसुलिन का खेल, 120-80 बीपी का मेल। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है क्या? कि जब ये सब इतना व्यवस्थित है तो किसी दुर्घटना की स्थिति में एक इंसान का खून दूसरे इंसान को क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? 1900 से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य था और इसी कारण कई मौतें होती थी। और इस रहस्य से पर्दा उठाया कार्ल लैंडस्टाइनर ने, जब उन्होंने 4 रक्त समूहों ए, बी, AB और O की खोज की। बाद में उन्होंने वीनर के साथ मिलकर RH फैक्टर की भी खोज की, जो हमें बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल। लेकिन क्या इसके पीछे का विज्ञान ये समझा सकता है कि AB सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है और O सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर क्यों है? इसका पूरा विज्ञान एंटीजन और एंटीबॉडी के सिद्धांत पर टिका है। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कुछ विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। ए ग्रुप वाले के पास ए एंटीजन होता है। अब O रक्त समूह के पास सतह पर कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जब O का खून किसी को दिया जाता है तो लेने वाले के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे कोई बाहरी हमलावर नहीं मानती, क्योंकि उस पर कोई पहचान चिन्ह यानी एंटीजन है ही नहीं, इसलिए वो सर्वदाता है। और AB ग्रुप के साथ क्या होता है? दूसरी तरफ AB ग्रुप वाले के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, यानी उसका शरीर किसी भी नए खून पर हमला नहीं करेगा, इसलिए वो सबसे खून ले सकता है, यानी सर्वग्राही है। तो ये सारा खेल पहचान चिन्ह और हमले का है। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही सरल और प्रभावी है। AB लेता है सबका प्यार, मतलब सर्वग्राही। O है दानी, करे सबका उद्धार, मतलब सर्वदाता। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। आपातकालीन चिकित्सा में जब ब्लड ग्रुप चेक करने का भी वक्त नहीं होता तो O नेगेटिव रक्त सीधे चढ़ाकर जान बचाई जाती है, क्योंकि उसमें न कोई A या B एंटीजन है और न ही RH एंटीजन। बिल्कुल। अब बुनियादी WBC और ब्लड ग्रुप से थोड़ा और गहराई में जाएं तो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक और सूक्ष्म स्तर है जिस पर हाल के वर्षों में लोक सेवा आयोगों ने काफी गहराई से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। हाँ, वो लसिकाणु वाला हिस्सा। जी, मानव रक्त में मौजूद लसिकाणु, जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, विशेष रूप से चर्चा का विषय है। लिम्फोसाइट्स 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, B कोशिकाएं और T कोशिकाएं। अभी हमने न्यूट्रोफिल्स द्वारा बैक्टीरिया को निगलने की बात की थी, तो ये B और T कोशिकाएं उससे कैसे अलग काम करती हैं? न्यूट्रोफिल्स एक सामान्य पैदल सेना है जो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन पर हमला करती है, लेकिन B और T कोशिकाएं एक अत्यधिक विशिष्ट और टारगेटेड प्रणाली, मतलब टारगेटेड सिस्टम का हिस्सा हैं। वो कैसे? जब शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है तो B कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी को गाइडेड मिसाइलों की तरह समझा जा सकता है जो खून में तैरती हैं और सिर्फ उसी खास वायरस को पहचानकर उस पर चिपक जाती हैं, जिससे वो वायरस निष्क्रिय हो जाता है। और T कोशिकाएं क्या करती हैं? वहीं T कोशिकाएं संक्रमित हो चुकी कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने का काम करती हैं। ये तो एक बहुत ही आधुनिक युद्ध रणनीति की तरह है। और नोट्स में इसके लिए भी एक बहुत ही स्पष्ट ट्रिक है। B कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, T कोशिकाएं रक्षा में सहायता करती हैं। ये परीक्षा में एंटीबॉडी के निर्माणकर्ता को पहचानने में कभी गलती नहीं होने देगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सूक्ष्म रासायनिक यौगिक है जो बायोलॉजी के उन्नत प्रश्नों में अक्सर दिखाई देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड या NO। नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक साधारण सी गैस है, लेकिन शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज या NOS कहते हैं, जो L-आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड से इस गैस का निर्माण करता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? एक गैस परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या भूमिका निभा रही है? ये कोई हार्मोन तो है नहीं? नहीं, ये एक सिग्नलिंग अणु की तरह काम करता है। रक्त वाहिकाओं की सबसे भीतरी परत नाइट्रिक ऑक्साइड गैस छोड़ती है। ये गैस तुरंत बाहर मौजूद चिकनी मांसपेशियों की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और उन्हें रिलैक्स होने का संकेत देती है। अच्छा। जब मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं तो रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को वैसोडलेशन या वाहिका विस्फारण कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है।
जब उसे लगता है कि नसों के हाईवे पर दबाव बहुत बढ़ गया है तो वो एक रासायनिक सीटी बजाता है और हाईवे अचानक चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। जिससे रक्त का प्रवाह बिना किसी रुकावट के तेज हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही विजुअल और सही उदाहरण है। और इसी तथ्य को याद रखने की ट्रिक है, NO बढ़ाए रक्त का बहाव वाहिका को करे फैलाओ। क्या बात है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नाइट्रिक ऑक्साइड का परिसंचरण तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वाहिका का फैलना या वैसोडिलेशन वाला विकल्प ही सही होगा। तो इस चर्चा के माध्यम से विलियम हार्वे द्वारा परिसंचरण तंत्र के बंद लूप की ऐतिहासिक खोज से लेकर नाइट्रिक ऑक्साइड के सूक्ष्म गैस सिग्नल्स तक एक लंबा सफर तय हुआ है।